नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने खरना पूजन की 36 घंटे की निर्जला व्रत की हुई शुरुआत। अप्रैल माह शुरू होते ही जिले में अगलगी की घटना बढ़ी। बुधवार को जिले के 3 प्रखंड में लगी भीषण आग। और संसद में पेश हुई वक्फ बिल के विरोध में इंसाफ मंच के सदस्यों ने कल्याणी चौक पर बिल की प्रतियां जलाई। तो ये थे आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने खरना पूजन कर 36 घंटे तक चलने वाले निर्जला व्रत की शुरुआत। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा के दूसरे दिन व्रतियों ने खरना पूजन कर 36 घंटे का निर्जला व्रत की शुरुआत की। व्रतियों ने खरना पूजन की तैयारी दोपहर से ही कर रही थी। पहले छठ मैया के प्रसाद के लिए रोटी बनाती हैं, इसके बाद गुड़ और चावल की खीर बनाकर छठी मैया को भोग लगाती हैं। इस दौरान परिवार के सभी सदस्य पूजा में शामिल होते हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने भी खरना पूजन की। इस दौरान पूजा में उनका पूरा परिवार शामिल हुआ। चैती नवरात्र चैती छठ का आज कल है, चैती छठ का खरना है। माता रानी छठ मैया का बसंती नवरात्र भी है, इसमें माता रानी का भी पूजा करते हैं और छठ पूजा का भी पूजा है। चैती का छठ का खरना है। छठी मैया मुजफ्फरपुर जिला वासी के सुख समृद्धि दे। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी। केंद्र सरकार द्वारा संसद में वक्फ बिल पेश किए जाने के विरोध में कल्याणी चौक पर इंसाफ मंच के सदस्यों ने बिल की प्रतियां जलाई। संसद में पेश वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आज इंसाफ मंच के बैनर तले वक्फ संशोधन बिल का प्रति जलाया गया, जिसमें महागठबंधन के कई दलों ने शिरकत की और कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक बाबा साहब के संविधान पर हमला है। स्थानीय कल्याणी चौक पर विधेयक का प्रति को जलाते हुए राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि आज इस देश के लिए काला दिन है, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए ध्रुवीकरण को लेकर इस बिल को पेश कर रही है। हमारी पार्टी इस बिल के खिलाफ है और सड़क से लेकर सदन तक हमारी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है। भाकपा माले के मुजफ्फरपुर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल के सहारे कई निशाने लगा रही है। एक तो उनके पास चुनाव में जीतने के लिए एजेंडा नहीं है, वहीं यह अपनी उसी पुराने नफरत के एजेंडा ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतना चाहती है और बिहार को कब्जा करने की नीयत से नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को भी ठिकाने लगाना चाहती है। भाजपा जानती है कि उन्हें मुसलमान का वोट नहीं मिलता, लेकिन सहयोगियों को मुसलमान का वोट मिलता है। इसलिए भाजपा इस बिल को बिल्कुल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लेकर आई है। हमारी पार्टी शुरू से ही इस बिल का खिलाफत कर रही है और हम आगे भी इस बिल का खिलाफत करेंगे। इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष फहद जमा ने कहा कि यह बिल आज मुसलमान की वक्फ के खिलाफ आया है, कल यह सिख, ईसाई और हिंदुओं के मठ मंदिरों के खिलाफ भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी इन तमाम जमीनों को बड़े पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी कर रही है, इसलिए इस बिल का जमकर विरोध होगा। संविधान संशोधन बिल की जो प्रति है वो प्रति आज यहाँ पे कल्याणी चौक पर जो जलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए जब जाती है तो वो राज्यों में चुनाव लड़ने से पहले वो इस तरीके का नफरत का एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखती है और देखिएगा कि हमेशा टाइमिंग वही चुना जाता है। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ठीक चुनाव से पहले जो है कि ये जो है ना वक्फ संशोधन विधेयक को जो है कि लेकर सामने आए हैं। ये एक बिल के जरिए ये 3-4 जगहों पर निशाना लगाना चाह रहे हैं। एक तो है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने किए हुए काम के आधार पर वोट नहीं मांगती है, वो उनमें ये साहस नहीं है कि अपने काम के आधार पर वो वोट मांगे। दूसरा है क्या कि बिहार विधानसभा के चुनाव में उनको अपने सहयोगियों को भी सल्टाना है। अब नीतीश जी को सल्टाना है, जीतन राम मांझी को सल्टाना है, चिराग पासवान को सल्टाना है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को तो जानती है कि हमको मुसलमान वोट नहीं करता है, लेकिन यह हकीकत है कि बिहार के अंदर में नीतीश कुमार को तो कुछ मुसलमान वोट करते हैं, जीतन राम मांझी को तो कुछ मुसलमान वोट करते हैं, चिराग पासवान को तो कुछ मुसलमान वोट करते हैं। तो इन लोगों को सल्टाना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कौन
बिल्कुल बिल्कुल वो उस बिल के पक्ष में खड़ी है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बिल लाकर वो कई जगह निशाने साध रही है और वो इस बिल के जरिए इन तमाम सहयोगियों को भी बिहार विधानसभा के चुनाव में देखिएगा सबको सल्टा देगा। ये इसमें से कोई भी लोग जीतने नहीं जा रहे हैं, ये सारे लोग जो है चुनाव हारेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि बिहार पर हम अपना कब्जा करें, बिहार को हम अपने जो है पूरे आगोश में ले ले, ये उसकी चाल है। अब आप आज मुसलमानों के वफ़द के खिलाफ जो है बिल लेकर आ रहे हैं, कल आप हिंदुओं के खिलाफ बिल लेकर आइएगा। मैंने कहा कि स्टेशन के परिसर के अंदर में जो मंदिर कैसे टूट गई, रातों रात जो है मंदिर के मूर्ति को उठाकर कैसे जो है अखाड़ा घाट में फेंक दिया। रेलवे की जमीन है, आपकी सरकार है केंद्र में, आपका मंत्री है, कैसे जो है कि मंदिर हट गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान नहीं। इनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है, इनको कुर्सी की राजनीति करनी है। इसलिए ये लोग इस तरीके की चीजों को खेल रहे हैं। और जान रहिए कि राम जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट बोर्ड बना हुआ है, 15 लोग उसमें है और इस 15 लोग में एक जो फैजाबाद का जिलाधिकारी है वो भी पदेन सदस्य होने की उसका होता है। उस प्रोविजन में लिखा हुआ है कि अगर फैजाबाद का कोई जिलाधिकारी अगर हिंदू अगर ना होगा तो उसके जगह पर कोई एडीएम जो हिंदू होगा उसको इसमें शामिल करना है। क्यों? अरे वो ब्यूरोक्रेट्स आदमी है, वो नौकरशाह है। क्या नौकरशाह का भी कोई मतलब धर्म हो गया जिसके आधार पर आप उसको कमेटी से बाहर कर दे रहे हो? तो आप जब अपने लिए जब आप कोई बेहतर चीज खोजिएगा तो दूसरों के लिए भी आपको वही चीज तय करना होगा। संसद में पेश हो गया, ठीक है, बहस चल रही है संसद में। आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं कि हमारा जो मांग ये है कि हम मुस्लिम समाज से आते हैं। अभी तक मोदी सरकार इस बिल पेश करने से पहले कोई रेफरेंडम मुस्लिम समाज से नहीं लिया, इन्होंने कोई भी राय शुमारी मुस्लिम समाज से इन्होंने नहीं लिया। ये आज क्या किए हैं कि संसद में बिल पेश होने से पहले ये कुछ फर्जी मुसलमान को तैयार करके और इसके सपोर्ट में जो है नारा लगवा रहे हैं। लेकिन मुस्लिम क्लास जो मेजोरिटी क्लास है मुस्लिम, वो आज बिल के मुखालफत कर रही है। लेकिन इनको ना रेफरेंडम लेना है, ना जो है पार्लियामेंट में जिस तरीके से आप बिल पेश किया उसके बाद जो जेपीसी का जो इन्होंने कमेटी गठन किया, उस कमेटी का भी कोई सुझाव इन्होंने नहीं लिया और बगैर सुझाव के ये जबरन बिल पेश करके और किसी तरह से उस बिल को पारित कराना चाहते हैं। और एक तरफ आपको फर्जी तरीके से साबित कर रहे हैं कि बिल जो है मुसलमानों के पक्ष में है, जबकि मुसलमान समाज का 1% आबादी भी इस बिल के पक्ष में खड़ा नहीं है। आप जो है मुसलमानों को दोहरे दर्जे की जो है क्या कहेंगे सिटीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये साजिश नाकाम होकर रहेगी। ये सरकार अब नहीं बनने वाली है और ये सरकार को ये बिल आज नहीं तो कल वापस लेना ही पड़ेगा। और इसके लिए जितना जद्दोजहद हो सकता है हम सड़क पर करते रहेंगे और उसको हम बिल को इसके मुखालफत करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पर बुलाए हैं तब आए हैं ना। ऐसे कैसे मुमकिन है कि कुछ और अचानक से उनके सपने में आया था कि आज कहीं पर ऑर्गेनाइज होकर के हमको सपोर्ट करना है? कौन लोग इनको बुलाए हैं? आपको बुलाया गया ना, इंसाफ मंच का नाम दिया गया, इंसाफ मंच के लोगों ने बुलाया आपको तो आप आए हैं। तो ये कौन लोग हैं, कौन संगठन है जो इन लोगों को बुलाया है? ये इन लोगों को आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या ये मुस्लिम महिलाएं हैं, क्या फिर बुर्का लगा करके कोई और समाज के लोग आए हैं जो बीजेपी स्पॉन्सर्ड है, आरएसएस स्पॉन्सर्ड है? तो ये तरह की कॉन्स्पिरेसी नहीं चलेगी इस समाज में। इस समाज को बांटने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। यहाँ हर तरह के लोग हैं, देखिएगा कि हिंदू समाज के भी लोग आए हुए हैं जो इस बिल के मुखालफत में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि जान रहे हैं कि ये एक प्रोटेक्टिव जो वक्फ बोर्ड है उसको ये हड़पना चाहती है सरकार। अब तक सिर्फ ये बात समझिए कि स्टेक होल्डर का मामला है, आप ये स्टेक होल्डर को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब तक वक्फ बोर्ड की जमीनें हुआ करती थी, अब ये सरकार की जमीनें हो जाएगी। नगर भवन सभागार में एसडीएम अमित कुमार ने जनप्रतिनिधियों के साथ राशन की समस्या को लेकर बैठक की। आज जिले के कंपनी बाग स्थित नगर भवन सभागार में राशन कार्ड की समस्या को लेकर महापौर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, एसडीएम अमित कुमार के साथ साथ नगर निगम क्षेत्र के कई वार्ड पार्षद एवं जनप्रतिनिधियों के साथ राशन कार्ड की समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। कई जनप्रतिनिधियों द्वारा राशन कार्ड की समस्या से अवगत करवाया गया। साथ ही अंत्योदय का राशन उपभोक्ता तक सही तरीके से नहीं पहुंचने की शिकायत भी की। बैठक में एसडीएम अमित कुमार ने बताया कि राशन हर लाभुक तक सही तरीके से मिल सके, इसके लिए जनप्रतिनिधि को भी आगे आना होगा। जिसमें डीलर के द्वारा अंगूठा लगवा कर राशन नहीं दिया जाता है, वैसे डीलर की कंप्लेंट आप सीधे हमें करें, वैसे डीलर पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। हाँ, यहाँ पे टाउन हॉल में एक बैठक की गई जिसमें
यहाँ से माननीय मेयर, डिप्टी मेयर और सभी वार्ड सदस्य उपस्थित थे, साथ ही अधिकारी लोग भी थे। तो उस पर वही राशन कार्ड और भी जितनी समस्याएं हैं सप्लाई से रिलेटेड या अदर दूसरे समस्या, उसको लेकर के बात की गई और उसका क्या समाधान निकाला जाए कि जो पात्र लाभुक हैं उनको आसानी से उन योजना का लाभ मिल सके, उसको लेकर के बात हुई है। तो हम लोग आगे जो भी सकारात्मक बात हुई है उस पर आगे हम लोग काम करेंगे ताकि उसका फल मिल सके लोगों को। अंत्योदय राशन में फिर गड़बड़ी भी सामने आई है, कई लोगों ने आरोप लगाया। नहीं, ऐसा आरोप आता है, जहाँ से भी आरोप आता है हम लोग कार्रवाई करते हैं। और लोगों के द्वारा भी शिकायत किया जा रहा था कि वितरण में भी गड़बड़ी कुछ किया जाता है, तो उस पर मेरा स्पष्ट है कि आप पहले का भी देखिए, जहाँ भी गड़बड़ी पाई गई हमने कार्रवाई भी किया, लाइसेंस रद्द भी किया, कई लोगों पे FIR भी मैंने किया डीलरों पे। तो अगर मैंने स्पष्ट बोला है कि अगर कहीं से शिकायत आती है तो आप हमें इसकी सूचना दें, कंप्लेन करें, हम उस पर कार्रवाई करें। जन समस्या को लेकर सर क्या कुछ ये निवेदन रहेगा मुजफ्फरपुर के लोगों को? जन समस्या में सबसे है कि अगर किन्हीं को समस्या है तो उसका शिकायत अगर अधिकारियों तक पहुंचे तो उसका समाधान किया जा सकता है। तो मेरा स्पष्ट यही रहेगा कि लोग अपना शिकायत को करें और सही जगह पे करें। पूर्व से भी जो हम लोग बोर्ड की बैठक करते थे तो उस बैठक में ये समस्या हम लोग के बीच में आई कि वार्ड पार्षद लोग के द्वारा कि राशन कार्ड से संबंधित, तो हम लोगों ने उस समय भी बुलाया तो नहीं आया। तो आज हम लोगों ने विशेष उनको बुलाया गया कि जो हम लोग के बोर्ड की बैठक से पहले जो वार्ड पार्षद की प्रत्येक वार्ड में जो समस्या है, जन प्रतिनिधि जो वहाँ के आम जनता लोग हैं जो कि जिसे मतलब जो इसका लाभ जिनको नहीं मिल रहा है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कि इसमें नाम जुड़ नहीं पा रहा किसी समस्या से, बहुत दिन से ही समस्या चली आ रही है। और भी डीलर लोग की कुछ शिकायतें जो आई है तो वो सब पार्षद लोगों ने यहाँ पे रखी है। तो उसके लिए जो भी समस्या आई उस पर हम लोगों ने कहा वार्ड पार्षद महोदय लोगों को कि आप अपने अपने वार्ड की जो भी इससे समस्या से छूटे हुए हैं, जो इनकी समस्या है, उनकी एक लिस्ट बना करके एक वार्ड वाइज हम लोग वहाँ पर कैंप लगाएंगे और जो भी समस्या होगी जल्द से जल्द उन समस्याओं का हम लोग निपटारा करेंगे। जो भी राशन कार्ड से संबंधित जो समस्या आ रही है, बहुत ऐसे लोग हैं जैसे कि जो अभी हम लोग दिव्यांग जो अंत्योदय कार्ड बनाना है, जिसमें कि उन अंत्योदय कार्ड के द्वारा जो 35 किलो मतलब उस अनाज देने का प्रावधान है, बहुत लोग उसमें नहीं भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग हैं तो जैसे कि एक बड़ा समस्या यहाँ पर अभी आई कि बड़े फैमिली के साथ है लेकिन उनका एक लोग है लेकिन अलग अलग रह रहे हैं। तो कई तरह की समस्या जो यहाँ पर आई है, हम लोगों ने यहाँ पर मंडल पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी लोग हैं, उनकी समस्या का समाधान उन्होंने बताया है कि इस पर हम लोग एक बार बैठक हुई है, जो लोग लिस्ट देंगे उस पर हम लोग फिर काम करेंगे। की बैठक में सबसे पहले हम माननीय शहर की मेयर साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करते हैं कि आज बोर्ड की बैठक में स्पेशल SDM साहब को बुला करके और जो वार्ड नंबर 40 हो या पूरे शहर का जो भी राशन डीलर का जो समस्या है, राशन लेने की जो समस्या है, जो जिनका राशन कार्ड में नाम है नहीं जुड़ रहा है, आयुष्मान कार्ड में नाम गलत हो जा रहा है, उन सब का जो भी समस्या था उसको लेकर आज स्पेशल बैठक हुआ। तो हमने भी सब लोगों ने अपना सुझाव रखा और हमने भी सुझाव रखा कि जितने भी जो APL हैं, BPL हैं और एक अंत्योदय कार्ड आता है, अंत्योदय कार्ड उनके लिए आता है। जैसे माननीय आज SDM साहब श्री अमित कुमार सर ने बताया कि अंत्योदय कार्ड विकलांगों के लिए है, विकलांग को उसमें 35 किलो राशन मिलता है, जिसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं थी, उन्होंने बताया है। और वार्ड स्तर पर उन्होंने बोला कि हम कैंप भी लगाएंगे और हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं खुद हम लोग अपने से सर्वे भी करेंगे और ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो बिल्कुल ही गरीब है, जिनके घर में फ्रिज नहीं है या फिर टीवी नहीं है या एंड्रॉयड फोन नहीं है, वैसे लोगों को चिन्हित करके एक डाटा देंगे जिनसे उनका अंत्योदय कार्ड बनेगा। और जानकारी के लिए अंत्योदय कार्ड काफी लोग को नहीं पता है कि अंत्योदय कार्ड होता क्या है, एक बार जानकारी के लिए बता दें कि अंत्योदय कार्ड होता क्या है। अंत्योदय कार्ड बिल्कुल ही गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए आता है, जो महादलित हो गया, जो बिल्कुल ही एकदम उठ नहीं पा रहे हैं, जिनके घर में फूस की घर है, सही से उनके घर में कोई भी सुख सुविधा के आराम नहीं है, जैसे कि कोई बाइक नहीं होना या ऐसे हैं बहुत सारे लोग हैं आज भी हैं जिनके घर में बाइक नहीं, टीवी तक नहीं है, वैसे लोगों को अंत्योदय कार्ड बनाने के देने का काम किया जाएगा। उसके तहत 35 किलो राशन उनको मिलेगा। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, एक परिवार को मिलता है, तो इससे बड़ा अचीवमेंट अभी कुछ नहीं है। और सर ने बहुत ही अच्छा हम लोगों के लिए बताया है और हम लोग अब
जो भी APL BPL या जो अंत्योदय कार्ड जो पूर्व में है, जो किसी राशन डीलर के पास में है, उन सब का हम लोग लिस्ट मांगे हैं। उन सब के लिस्ट के आधार पर जनता को बीच में राशन का वितरण किया जाएगा, ताकि किसी भी जनता को कोई परेशानी नहीं हो। और हमने नए राशन कार्ड के लिए भी सर से बात किया है, उनका भी लिस्टिंग जारी होगा। लिस्ट जारी करके सभी का राशन कार्ड 15 दिनों के अंदर में उनको RTPS मिल जाएगा, RTPS नंबर से उनको कार्ड मिल जाएगा, और 3 महीने के अंदर में उनको राशन कार्ड बना के उनके राशन आवंटित करने का काम भी कर दिया जाएगा। चमकी बुखार को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पे है। DM सहित अन्य पदाधिकारी गांव में लगाएंगे संध्या चौपाल, लोगों को करेंगे जागरूक। बढ़ती गर्मी के साथ बच्चों का काल चमकी बुखार AES की वापसी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन समेत वरीय अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में संध्या चौपाल भी लगाएंगे। साथ ही ग्रामीणों को चमकी बुखार से बचाव के संबंध में जानकारी भी देंगे। आपको बता दें कि जागरूकता के कारण ही बीते 2 साल में जिले में चमकी बुखार से एक भी बच्चे की मौत नहीं हुई है। 2 वर्षों के अनुभव पर इस साल भी 0 डेथ पॉलिसी पर काम किया जा रहा है। अब तक मुशहरी के 2, पारू के 1, बोचाहा के 2, कुरहनी के 1 और मोतीपुर के 1 बच्चे में AES की पुष्टि हुई है, लेकिन किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है। सभी बच्चे इलाज के बाद घर लौट गए हैं। AES को लेकर जिले के सदर अस्पताल में कंट्रोल रूम खोला गया है। कंट्रोल रूम 24 घंटे खुला रहेगा। कंट्रोल रूम में स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। किसी तरह की कोई परेशानी आने पर कंट्रोल रूम से इसका निदान किया जाएगा। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो ग्रामीण झोला छाप चिकित्सक से ना दिखवाएं, नजदीकी सरकारी अस्पताल में बच्चे को लेकर जाएं। हमारे पास बेहतर और अनुभवी चिकित्सक हैं। जिस गाड़ी से बच्चे को अस्पताल लाया जाएगा उसका उचित किराया भी दिया जाएगा। हम लोगों को 90 एम्बुलेंस भी मिलने जा रहा है। सभी दवाइयां पर्याप्त संख्या में हैं। डॉक्टरों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। बच्चे को किसी भी हालत में खाली पेट सोने ना दें। आगामी शनिवार से संध्या चौपाल भी लगाया जाएगा, जिसमें DM सहित सभी पदाधिकारी जाएंगे। हम लोगों को 50 एम्बुलेंस मिल गया है, 40 और एम्बुलेंस मिलना है। मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में जल्द ही क्रिटिकल केयर यूनिट भी बनेगा। हम सब लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर जिले और आसपास के जो जिले में प्रमंडल में AES और JEE को लेकर के, जिसको हम लोग चमकी बुखार भी जानते हैं, उसको लेकर के भी जो है तैयारियां चलती हैं। कल विकास आयुक्त महोदय ने इसकी समीक्षा भी की है, जिसमें 6 जिले के सिविल सर्जन, DPM सब लोग उपस्थित थे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया है। पीकू वार्ड में उन्होंने जाकर के देखा है। अतिरिक्त एम्बुलेंस हम लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दवाइयां वगैरह पर्याप्त संख्या में है। डॉक्टर्स की जो है तैनाती पर्याप्त संख्या में की गई है। जो एक डॉक्टर सतीश जो बहुत सालों से AES को देखते थे, जो रिटायर हो गए थे, हम लोगों ने अनुरोध किया है, तो उनको हम लोग पुनः जो है संविदा पर अगले 6 महीने के लिए रख रहे हैं। टास्क फोर्स वगैरह की बैठक हो गई है। आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप बच्चों में अगर इस तरह के लक्षण देखते हैं, और अब ये पुरानी बात है, लेकिन हम लोगों को जो है थोड़ी सी भी इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है। तेज बुखार है, चमकी जैसा लक्षण है, तो तुरंत आप अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर के आइए। ये मत सोचिए कि हम जो है मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, सदर हॉस्पिटल में या केजरीवाल अस्पताल में लेकर के आएंगे तभी हमारे बच्चे का बढ़िया इलाज हो पाएगा। हमारे सभी डॉक्टर ट्रेंड हैं। सारे डॉक्टर्स को एम्स की टीम और जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की टीम है, सबको उन लोगों ने ट्रेनिंग दिया है। पैरामेडिकल स्टाफ को, आशा को, सबको हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। तो तुरंत आप नजदीक के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में लेकर के जाइए, क्योंकि वहां के डॉक्टर को पता है कि कैसे इसका इलाज करना है, इस बीमारी का क्या इसके लक्षण होते हैं। और डॉक्टर को अगर आवश्यकता होगी तो तुरंत उनको रेफर करेंगे। आप किसी भी प्राइवेट व्हीकल से लेकर के आइएगा तो उसका जो खर्च होगा वो हम लोग उसी समय भुगतान करेंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बुखार आए तो उसको तुरंत डॉक्टर से इलाज कराना है। किसी लोकल क्वैक के पास नहीं जाना है। आप PSC CSC में जाइए, आप ANM से बात करिए और डॉक्टर जैसा बताते हैं उस हिसाब से फॉलो करिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि खाली पेट सोने मत दीजिए।
इस लगाते हैं। इसमें डीएम, डीडीसी और एडीएम सारे सीनियर पदाधिकारी जाते हैं। हाँ, अधिकारी गांव की ओर जाएंगे और हर एक शनिवार को ये आगे आने वाले कुछ महीनों तक, जब तक बारिश अच्छे से शुरू नहीं होता है, मानसून का प्रभाव नहीं होता है, अगले 3-4 महीने तक हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे। हर एक सैटरडे को शाम में डीएम सहित सारे पदाधिकारी जो है गाँव जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और इस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ नहीं, एम्बुलेंस हाँ, वो एम्बुलेंस आ रहा है। 90 के लगभग एम्बुलेंस हम लोगों को मिलेगा। 50 एम्बुलेंस मिल गया है, 40 एम्बुलेंस जो है और मिलेगा। इसके अतिरिक्त कल 2 और महत्वपूर्ण निर्णय जो विकास आयुक्त महोदय ने, जो अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग भी है, क्रिटिकल केयर यूनिट जो है वो बनना है एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, और एक सदर अस्पताल के लिए भी हम लोगों ने जो ईडी है हेल्थ सोसाइटी के, उनसे अनुरोध किया था, तो उसकी भी स्वीकृति हो गई है। तो कोई एक्सीडेंट का केस आता है, कोई बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन में कोई मरीज आता है, तो क्रिटिकल केयर यूनिट सदर अस्पताल में भी और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी बनने जा रहा है। इसको लेकर के टेंडर वगैरह की प्रक्रिया जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। इसकी भी कल सैद्धांतिक सहमति विकास आयुक्त महोदय ने दी है और कल वृहद समीक्षा बैठक हुई है, उनका निरीक्षण हुआ है। तो हम लोग जो भी निर्देश है विकास आयुक्त महोदय का, उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। और सभी लोगों से मेरी अपील भी है कि खुद इसमें जो है हम लोगों को एक्सपर्ट नहीं बनना है। जो डॉक्टर बोले, जो एक्सपर्ट बोले, उनकी बात सुनिए और आप निश्चित रूप से अपने अस्पताल में बच्चे को आप कोई भी बुखार जैसा लक्षण देखते हैं तो आप लेकर के जाइए। अगर वो चमकी नहीं होगा तो डॉक्टर साहब डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन किसी प्राइवेट और उस तरह के अस्पताल में या जिनको जानकारी नहीं है उनके पास लेकर के जाना, इसी से फिर जो है खतरा बढ़ जाता है और केस जो है वो क्रिटिकल हो जाता है। ये सभी लोगों को समझना चाहिए और खाली पेट सोना। बिहार विश्वविद्यालय से 8 बोरा एडमिट कार्ड चोरी कर ले जा रहे ऑटो चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक ऑटो से 8 बोरा बिहार विश्वविद्यालय के एडमिट कार्ड बरामद किए गए हैं। दरअसल 1 अप्रैल को यूनिवर्सिटी बंद होने के बाद यूनिवर्सिटी थाना पुलिस की नजर एक ऑटो पर पड़ी। संदिग्ध स्थिति में बोरा लदा देखकर पुलिस ने ऑटो चालक से पूछताछ की। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने बोरा खोलकर देखा तो उसमें एडमिट कार्ड भरी पड़ी थी। पूरे मामले को लेकर नगर डीएसपी सीमा देवी ने बताया कि यूनिवर्सिटी थाना की पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में एक ऑटो को रोका। उस ऑटो पर बोरे में भरकर एडमिट कार्ड की कॉपी रखी हुई थी। ऑटो ड्राइवर की पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के मोहम्मद मुस्तकीन के रूप में हुई है। मुस्तकीन ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि विश्वविद्यालय कर्मी ने ऑटो बुक किया था। बोरा लोड होने के बाद जब पुलिस पहुंची तो वह कर्मी फरार हो गया। पुलिस ने ऑटो चालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 1 अप्रैल 2025 को विश्वविद्यालय थाना को सूचना मिली थी कि किसी टेम्पो चालक के द्वारा कुछ प्रवेश पत्र, जो कि एक प्रति छात्र को मिल जाती है, दूसरी प्रति उसके पास यूनिवर्सिटी के पास रहती है, तो उनको एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। वहां से किसी व्यक्ति के द्वारा टेम्पो के में लाद कर उसको ले जाया जा रहा है। उसी पर कार्रवाई करते हुए हमने उस टेम्पो चालक को अपने हिरासत में लेते हुए उसको आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और कांड संख्या 825 दर्ज किया है। आगे अग्रतर कार्रवाई चल रही है। अनुसंधान के क्रम में हम सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। आगे जो भी होगा उसकी सूचना दे दीजिए। चालक से पूछताछ में यही बताया गया है कि किराए पे लिया गया था उसको खुद नहीं पता था कि क्या चीज उठाई जा रही है। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी में अगर वो घुस रहा था तो उसको कम से कम सत्यापन इस चीज का कर लेना चाहिए था कि वो किसके अधिकार क्षेत्र से कोई चीज ले रहा है, तो किसके अधिकारिता से या परमिशन से वो ले। नगर भवन सभागार में विश्व ऑटिज्म दिवस पर सेमिनार का आयोजन किया गया। आज जिले के कंपनी बाग स्थित नगर भवन सभागार में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के मौके पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महापौर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, पूर्व नगर एवं विकास मंत्री सुरेश शर्मा, डॉक्टर अरुण साह, डॉक्टर नवीन कुमार समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बदलते समय में ऑटिज्म किस प्रकार लोगों की दिनचर्या पर प्रभाव डाल रहा है। हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। इसका मकसद है लोगों को इस डिसऑर्डर के बारे में जागरूक करना, जिससे इससे पीड़ित व्यक्ति की लाइफ को बेहतर बनाने में मदद मिल सके और वह भी समाज में बेहतर जीवन बिता सके। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि यह एक दिमागी बीमारी होती है जो ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। बता दें, जब बच्चा छोटा होता है तो इसके लक्षणों का पता लगा पाना आसान नहीं होता। बता दें कि ऑटिज्म एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें व्यक्ति के वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इमेजिनेशन और सोशल इंटरेक्शन का बुरा असर होता है।
ऐसे में इस विकार से जूझ रहे लोगों को सपोर्ट करना ही इस दिन को मनाने का मकसद है, जो कि खुद में जागरूकता विकास करके ही संभव हो सकता है। एक स्टडी बताती है कि देश में हर 68 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित है, जिनमें लड़कियों के मुकाबले लड़कों की संख्या 3 गुना ज्यादा है। इससे पीड़ित शख्स को बताते समझने में कठिनाई होती है, मन ही मन बड़बड़ाते हैं, शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं, उठने बैठने खाने पीने का बर्ताव भी औरों से अलग होता है। आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है। इस अवसर पर सबसे पहले मैं वर्ल्ड के सभी ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के स्वस्थ जीवन की कामना करती हूं और इसको लेकर ही हमारे नगर भवन में एक जागरूकता अभियान भी चलाई गई थी, जिसमें नगर निगम के स्टाफ मौजूद थे, सारे जनप्रतिनिधि मौजूद थे, इसके साथ ही ऑटिज्म पीड़ित बच्चे और उनके माता पिता भी उपस्थित थे। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि ये एक तरह का डिसऑर्डर है और माँ के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है तो ब्रेन के डेवलपमेंट में जो जीन होती है उनकी गड़बड़ियों की वजह से इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं। तो इनके प्रमुख लक्षण के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि ऐसे बच्चे ज्यादा बोल नहीं पाते हैं, छोटे छोटे शब्द बोलते हैं, बार बार उस शब्द को वो दोहराते हैं। अगर एक काम करते हैं जैसे ताली बजाना है तो ताली ही बजाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं होते, अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते। तो ऐसे बच्चे तभी पैदा होते हैं जब माओ में कुछ ऐसी कमियां होती हैं, जैसे कि माएँ अगर प्रीमेच्योर बेबी को जन्म देती हैं, बच्चे 5-6 महीने में ही जन्म ले लेते हैं, या फिर बच्चे वेट से कम पैदा होते हैं, माँ को अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया होता है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान माँ ऐसा दवा खाती है जिससे उसे एलर्जी की समस्या होती है। तो इस तरह की अगर परेशानियां होती हैं तो वैसी माओं के बच्चे ऑटिज्म पीड़ित हो सकते हैं। तो इनसे निदान के लिए तो सबसे पहले माएँ अपने आप पर ध्यान रखें। फॉलिक एसिड बहुत अहम रोल अदा करता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे ही पता चले कि माँ अगर प्रेग्नेंट है तो पहले महीने से ही फॉलिक एसिड देना जरूर शुरू करें। अगर बच्चे ऑटिज्म में पीड़ित पैदा होते हैं तो उनके साथ इंटरेक्ट हों, उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा के रखें, उनके साथ खेले कूदें, उनसे बातचीत करें, छोटी छोटी से शब्द जो सरल शब्द हैं उसको बोले, या फिर उसे अकेले ना रहने दें। मधुर जो संगीत होते हैं उस संगीत के बीच में बच्चों को रखें, समाज के बीच में रखें ताकि बच्चे बोलना सीखना सीखें। इन सभी का अगर ध्यान रखेंगे तो बच्चे 14-15 साल के बाद नॉर्मल वातावरण में नॉर्मल समाज के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम
विद कोएजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, तुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108735264757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। अप्रैल माह शुरू होते ही जिले में आग लगी की घटना बढ़ी। जिले के 3 प्रखंड में भीषण आग लगी। दर्जन भर घर के साथ कई एकड़ खेत जले। बढ़ती गर्मी के साथ जिले में अगलगी की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है। जैतपुर थाना क्षेत्र के गोपी धनवत पंचायत के चैनपुर पकड़ी गांव में आग से 12 घरों के जलने से लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। आग लगने की सूचना पर पहुंचे सरिया थाना की फायर ब्रिगेड टीम के काफी प्रयास के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। तत्पश्चात करजा थाना और जिले से आए फायर ब्रिगेड की टीम के आने पर आग पर काबू पाया गया। अब तक 12 घर जलकर नष्ट हो गए। अगलगी की घटना में उषा देवी, रामचंद्र पासवान, सुरेश पासवान, चंद्रेश्वर पासवान, गीता देवी, मीना देवी, सुरेंद्र पासवान, बिंदु देवी, रूमन देवी, जालिम पासवान, मुनकिया कुंवर और सुनीता देवी के घर जले हैं। वहीं पारू थाना क्षेत्र के छाप गांव में अचानक आग लगने से लगभग 15 घर समेत 15 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार अचानक भोला शाह के घर में आग की लपटें उठी। जब तक ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक भोला सिंह, लखिंदर शाह, गरीब शाह समेत लगभग 15 घर जलकर राख हो गए। थानाध्यक्ष मोनू कुमार ने दमकल गाड़ी को भेजा, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। वहीं साहेबगंज के खुशेश्वरपुर 2 बंधा के चौड़ में आग लगने से दर्जनों लोगों के 25 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। इसमें योगी सहनी, दुखन सहनी, हीरालाल सहनी, संधु सहनी, जगेश्वर सहनी, राम परवेश सहनी और आनंदी राय की फसल शामिल है। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है। जिले में बढ़ती अगलगी की घटना को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि तेज हवा चल रही है तो खाना न बनाएं, लगातार थ्रेशर न चलाएं। खाना बनाने के बाद चूल्हे की आग को अच्छे से बुझा जाने दें और अगर आग लग जाती है तो टोल फ्री नंबर पर फोन करें। फायर ब्रिगेड हर प्रखंड में तैनात है और आग लगी की घटनाओं से निपटने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा पीड़ितों के बीच मुआवजे का भी वितरण किया जा रहा है। पर सबसे बड़ी बात है कि लोगों को आग से बचाव को लेकर जागरूक होना होगा। देखिए, इसमें आपदा प्रबंधन विभाग की विस्तृत SOP है और सभी लोगों को उसका पालन करना चाहिए। आग लगी की भी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, हम लोग उसका मुआवजा भी दे रहे हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा सा सचेत भी रहना होगा। आप दिन के समय में अगर आप चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हवा तेज चल रही है, तो आप उसमें मत बनाइए। आप अर्ली मॉर्निंग खाना बना लीजिए या देर शाम खाना बनाइए।
अभी जैसे फसल कटनी होगी तो उसमें थ्रेशर वगैरह की चिंगारी से आग लग जाता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि बहुत देर तक अगर आप मशीन का उपयोग करेंगे तो छोटी-सी चिंगारी जो है पूरे खेत को तबाह कर देती है। आप अगर ऐसे ज्वलनशील पदार्थ या इस तरह के जो एकदम सूखा हुआ जो पदार्थ होता है जिसमें आग लगने की संभावना है अगर वहाँ पर, तो वहाँ पानी की व्यवस्था रखें, बालू की व्यवस्था रखें। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सभी प्रखंडों में है और आप हमारे टोल फ्री नंबर पर, डीओसी पर, 112 पर सूचना भी दीजिए कि अगर कहीं पर आग लगती है तो तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी जाएँगी। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो गाँव में लोगों को तैयारी करनी होती है कि अनावश्यक आग जला करके छोड़ देना या धुआं कहीं निकल रहा है तो उस पे ध्यान नहीं देना, बीड़ी सिगरेट पी करके या दिया सलाई का कोई टुकड़ा फेंक देना, जब आप फसल कटनी कर रहे हैं तो उसमें थ्रेशर या इस तरह के अन्य उपकरण को इतना अधिक यूज कर लेना कि हिट होकर के उसमें कोई चिंगारी लग करके फसल में आग लग जाए, तो ये सब का ख्याल रखना है। और जहाँ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है वहाँ आग से बचाव के लिए आप बालू, पानी ये सब सामग्री आप इकट्ठा करके भी रखिए। आपदा प्रबंधन की विभाग की और प्राधिकरण की इस पे विस्तृत दिशा निर्देश है, उसका सबको मुजफ्फरपुर जीआरपी ने चोरी के लाखों के स्मार्टफोन का IMEI बदल बिक्री करने वाले गैंग का किया खुलासा। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस को बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। ट्रेनों में बढ़ते चैन स्नैचिंग के मामले को देखते हुए रेल एसपी के निर्देश पर रेल डीएसपी रोशन गुप्ता के द्वारा चोरी के मोबाइल का IMEI नंबर बदलकर बिक्री करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लाखों की स्मार्टफोन बरामद करते हुए रेल डीएसपी ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार सभी का बड़ा नेटवर्क ट्रेनों में मोबाइल और लैपटॉप चोरों से खरीद बिक्री में शामिल होने का पता चला है। इनके पास से 34 एंड्रॉयड और आईफोन मोबाइल, 1 टैबलेट और 1 लैपटॉप बरामद हुआ है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 5,90,000 आंकी गई है। बरामद लैपटॉप में IMEI टैंपरिंग करने वाले कई विदेशी ऐप इंस्टॉल हैं, जिससे चोरी के महंगे मोबाइलों का IMEI बदला जाता था। IMEI बदल देने से सर्विलांस टीम को चोरी के मोबाइल का लोकेशन पता करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता था। पूरे मामले का खुलासा करते हुए रेल डीएसपी रोशन कुमार ने बताया कि 28 मार्च को मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना क्षेत्र के एक यात्री ओम प्रकाश कुमार ट्रेन संख्या 13211 दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से झंझारपुर से हाजीपुर तक यात्रा कर रहे थे। यात्रा के काम में नारायणपुर स्टेशन के पास अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मोबाइल झपट्टा मारकर छीन लिया गया था। इस संबंध में रेल थाना मुजफ्फरपुर कांड संख्या 75/25 दर्ज कर SIT टीम गठित कर तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कांड में झपट्टा मारकर छीने गए मोबाइल के साथ त्रिभुवन कुमार को गिरफ्तार किया गया। त्रिभुवन ने पूछताछ में बताया कि अप्सरा मार्केट के कैफी मोबाइल शॉप के दुकानदार मोहम्मद कैफी से उसने मोबाइल को खरीदा था। इसके बाद रेल पुलिस ने कैफी मोबाइल शॉप में छापेमारी कर मोबाइल का लॉक तोड़ने वाले कुंदन कुमार सिंह और रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान कैफी मोबाइल शॉप से भारी मात्रा में मोबाइल एवं लैपटॉप को भी जब्त किया गया है। इस मामले में तुर्की थाना क्षेत्र के त्रिभुवन कुमार, मोतीपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बलमी गांव निवासी कुंदन कुमार सिंह और मीनापुर थाना क्षेत्र के नेवरा गांव निवासी रोहित कुमार उर्फ रोहित राज को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह का मास्टरमाइंड मोहम्मद कैफी छापेमारी की सूचना मिलते ही फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए रेल पुलिस छापेमारी कर रही है। इनके पास से लाखों के 34 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1 टैबलेट बरामद किया गया है। आपको बता दें कि नए मोबाइल के साथ साथ देश में सेकेंड हैंड मोबाइल का बड़ा बाजार है। इसके साथ ही ब्लैक मार्केट में चोरी के मोबाइल की खरीद बिक्री का भी बड़ा निक्सेस है। बिहार से चोरी के मोबाइल का IMEI बदलकर नेपाल और बांग्लादेश तक में स्मगलर किया जाता है। चोरी के मोबाइल फोन को नेपाल और बांग्लादेश में मोबाइल फोन की स्थिति और मॉडल के आधार पर काफी कम कीमत में बिक्री का बड़ा बाजार है। क्या है मामला, कहां से बरामद हुई है? देखिए, एक्चुअली विगत माह 28 मार्च 2025 को
नारायणपुर स्टेशन के गुमटी नंबर 99 के पास एक मोबाइल छिनतई की घटना कारित हुई, जिसमें वादी ओम प्रकाश कुमार जो कि झंझारपुर का रहने वाला है, वो इंटरसिटी से झंझारपुर से हाजीपुर जा रहा था। उसी दरमियान इसके साथ नारायणपुर स्टेशन के पास ये घटना हुई। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा मोबाइल छीन के कूद गया। पुनः सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज करते हुए मुजफ्फरपुर रेल थाना के द्वारा इसमें वरीय पदाधिकारी के निर्देश पे SIT का गठन हुआ और DIU की टीम और लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम लोग छापामारी शुरू की और उसी दरमियान एक व्यक्ति त्रिभुवन कुमार की गिरफ्तारी हुई, जिसके पास से ये मोबाइल बरामद हुआ। त्रिभुवन कुमार के से पूछताछ के बाद ये पता चला कि उसने एक मोबाइल दुकान से ये मोबाइल खरीदा है। तो उसके शिनाख्त पे कैफी मोबाइल दुकान जो कि अप्सरा मार्केट मोती झील में है, वहां पे रेड किया गया। तो जहां से कुल 33 मोबाइल, एक एसर कंपनी का लैपटॉप और एक सैमसंग का टैबलेट बरामद किया गया। मोबाइल जाके वहां दिए थे लोग वगैरह? हाँ, ये बयान में यही बात आया है सामने कि त्रिभुवन कुमार 6500 रुपया में वहां से मोबाइल खरीदा था। उस दुकान से 2 अरेस्टिंग और हुई है, रोहित कुमार की और कुंदन कुमार सिंह की। अग्रतर अनुसंधान जारी है। सर, दुकानदार का क्या रोल लग रहा है इसमें? ये एक्चुअली देखिए, जैसे प्रथम दृष्टया मामला दिख रहा है कि हाँ, वहाँ पे चोरी की मोबाइल लाकर वहाँ पे IMEI चेंज करना या वहाँ से खरीद बिक्री का कार्य होता था। ये जो मोबाइल बरामद है, ये जो घायल जिसको ट्रेन से मधुबनी के रहने वाले थे, उनकी मोबाइल थी? त्रिभुवन कुमार के पास से उसकी मोबाइल रेडमी कंपनी का जो था वो बरामद हो चुका है। वो कहाँ से बरामद हुआ? वो त्रिभुवन कुमार के पास जो तुर्की का रहने वाला है, वो यही मुजफ्फरपुर से रेड के दौरान बरामद हुआ। कितने दिनों से ये कर रहा था और कितने मोबाइल? एक्चुअली देखिए, अभी मामला अनुसंधान अंतर्गत है, धीरे धीरे पर्दाफाश होते जाएगा और आप लोग को अग्रतर जानकारी दी। हाँ, इसमें आईफोन, रेडमी, सब तरीका का मोबाइल। सारे मोबाइल चोरी के हैं या फिर ये देखिए, अनुसंधान चल रहा है। उसके सारे मोबाइल के संबंध में उसके द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, तो अभी अनुसंधान अंतर्गत सारे मोबाइल पे एक एक करके जांच की जाएगी। क्या दुकानदार जानते थे कि ये चोरी या छिनतई का मोबाइल है, जानबूझ के लोग? ये वो अभी दुकानदार जो कैफी मोबाइल शॉप है, उसके जो ऑनर है, उनको खोजने की प्रयास हो रही है। वो उनके मिलने के बाद ही ये और चीजें क्लियर हो पाएंगी। घटना के बाद जो मेन दुकानदार है वो फरार है? हाँ, वो अभी फरार है। उनको पकड़ने के लिए रेड किया जा रहा है। पूर्व में भी इस दुकानदार के ऊपर किसी तरह के कोई मामले रहे हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो हम लोग के संज्ञान में नहीं है, लेकिन हम लोग पता करेंगे कि टाउन थाना वगैरह से इनके ऊपर कोई मामला दर्ज है। मोबाइल के प्रोप्राइटर का नाम क्या रहने वाले? ये एक्चुअली अभी पता नहीं है, दरभंगा के पता चल रहा है कि रहने वाले हैं, तो आगे इनके बारे में खोजबीन जारी। जो लोग पकड़े गए हैं, अरेस्ट हुए हैं, या उनके ऊपर भी किसी तरह का कोई रिकॉर्ड है, क्राइम रिकॉर्ड? वो हम लोग पता करेंगे। हमारे थाना अंतर्गत या मुजफ्फरपुर टाउन थाना या अन्य किसी थाने में इनके खिलाफ मामला दर्ज है कि नहीं, ये सब प्रक्रियाधीन है और अनुसंधान अंतर्गत ये सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी। गिरफ्तारी जिनकी कहाँ के रहने वाले हैं? ये जो त्रिभुवन कुमार है, ये तुर्की का रहने वाला है, और रोहित कुमार और कुंदन कुमार जो उस मोबाइल शॉप में काम करते थे, उन्होंने बताया कि त्रिभुवन को 6500 में मोबाइल बेचा है। तो 3 लोगों की। स्कूली बच्चों को ऑटो से ले जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में ऑटो चालकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ ने आज शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जिला समाहरणालय तक विशाल प्रदर्शन एवं पैदल मार्च किया। उन्होंने यह पैदल मार्च बिहार सरकार के गलत निर्णय के विरोध में निकाला था, जिसमें उनकी मांग थी कि स्कूल सेवा में टेम्पो एवं ई रिक्शा का परिचालन बंद करने के निर्णय को बिहार सरकार वापस ले। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष AR अनु ने कहा कि जिस तरीके से सरकार ने स्कूलों में टेम्पो के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया है, वह कहीं से जायज़ नहीं है। सरकार अपने निर्णय को वापस ले, अन्यथा हम लोग आत्मदाह करने के लिए विवश होंगे। वहीं महासचिव मोहम्मद इलियास इलू ने कहा है कि सरकार रोजगार को कम करने का काम कर रही है। हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। सरकार को टेम्पो परिचालन पर लिए गए निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन उग्र होगा। जबकि अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की नमिता सिंह ने कहा कि जिस तरीके से टेम्पो परिचालन पर सरकार ने निर्णय लिया है, वह कहीं से तर्कसंगत नहीं है। यह गरीबों को हकमारी है। टेम्पो रोजगार का साधन है, इसे ही बंद कर दिया जाएगा तो गरीब कहाँ जाएंगे। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। टेम्पो चालक
राय ने कहा कि वह 25 वर्षों से एक स्कूल में टेम्पो चला रहे हैं। पहले उनके पास रिक्शा होता था, उसके बाद उन्होंने डीजल वाला टेम्पो लिया और उसके बाद ई रिक्शा लिया। अब सरकार ने स्कूल में टेम्पो के परिचालन पर रोक लगा दी है। ऐसे में उन पर काफ़ी कर्ज हो गया है। उनका रोजगार खत्म होगा तो भूखे मरने की नौबत आएगी। ऐसे में आत्मदाह ही एकमात्र विकल्प बचेगा। ऑटो चालक संघ के सदस्य बबलू पासवान ने कहा कि एक तरफ सरकार कहती है कि हम रोजगार देते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम ऑटो चालकों का रोजगार छीना जा रहा है। जितने भी ऑटो चालकों को स्कूल में परिचालन के लिए बंद किया गया है, वैसे चालक जाए तो जाए कहाँ की स्थिति में है। हम लोग एडीजी यातायात का पुतला दहन करेंगे। संघ के प्रवीण कुमार झा ने कहा कि यातायात एडीजी अपने दिए गए निर्देश को वापस ले, अन्यथा हम ऑटो चालक आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार के विरोध में मतदान करेंगे। आज हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से जिला समाहर्ता मुजफ्फरपुर को एक ज्ञापन देंगे जो बिहार सरकार को संबोधित होगा। हम लोगों का कहना है कि सरकार कह रही है कि ऑटो सुरक्षित नहीं है, तो जब सुरक्षित नहीं है तो आपने इसको परिचालन का परमिट क्यों दिया? आप इसको जो है लाखों रुपया हम चालकों का लगा हुआ है और आज आप अचानक फैसला ले लेते हैं कि नहीं ये सुरक्षित नहीं है, तो फिर कौन गाड़ी सुरक्षित है? सभी गाड़ियां एक्सीडेंट करती है, सभी गाड़ियों में होता है। अगर आपने कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखिए, किसी भी स्कूल के कोई भी ऑटो क्या एक्सीडेंट हुआ है? लेकिन स्कूल की बसें एक्सीडेंट हुई है, जिसका गवाह अभी पिछले दिनों स्कूल का गाड़ी हुआ। हमारा प्रशासन से कहना है कि इस तरह का दमनात्मक रवैया वो न अपनाए जिससे पूरे बिहार में अराजकता का माहौल पैदा हो जाए। हम उनसे पुनः अनुरोध करते हैं, जो पदाधिकारीगण हैं, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन लोगों से कि नहीं, इस तरह का कोई भी कानून पास करने से पहले आप बिहार में जो बढ़े हुए लोग हैं, ऑटो चालक के लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे आपको इस पर राय विचार लेना चाहिए, न कि ये मुख्य कानून आप लागू कर दिए। आपका कानून बस सिर्फ जो है अवैध वसूली का धंधा हो जाएगा। जगह जगह रोक के हमारे टेम्पू चालक जो गरीब देहात से बच्चों को लाएंगे, सभी बच्चों के पास जो है आज जो बच्चे 2000 के बसों में जाते हैं, टेम्पू चालक हमारा 1000 रुपया की सवारी पर गली से पहुंचाता है, कल होके वो नहीं पहुंचाएगा, बल्कि क्या होगा कि देहात से जो आते हैं पुलिस खड़ी रहेगी, उसको रोक के पैसा वसूली करेगी। तो जिस तरीके से बिहार में पहले भी ये सरकार ने शराबबंदी के नाम पर अवैध वसूली का धंधा चालू कर दिया, उसी तरीके से टेम्पू को बंद करके अवैध वसूली का धंधा करना चालू करेगी। आज का जो प्रदर्शन का जो आयोजन किया गया है, इसमें जो सरकार का कहना है कि ऑटो में जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आखिर बच्चे की ही सवाल नहीं है, मैं आम आवाम की सवाल करती हूँ कि आज जनता कहाँ सुरक्षित है, किस जगह पर सुरक्षित है? क्या जो 4 व्हीलर से जाते हैं वो सुरक्षित हैं? क्या उनकी एक्सीडेंट नहीं होती है? बस से जाते हैं उनकी एक्सीडेंट नहीं होती है? अगर आदमी साइकिल मोटरसाइकिल से चलता है तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता है? क्या इसका गारंटी है कि जो सिर्फ ऑटो में ही बच्चे सुरक्षित हैं? तो ये मुद्दा जो सरकार उठाई है ये जन विरोधी मुद्दा है। इस मुद्दा को सरकार को वापस हर हाल में लेना पड़ेगा। ये गलत नीति उनकी नहीं चलेगी। अगर उनको ये नीति लागू करना है तो जितने भी ऑटो चालक हैं, वो मेरी बहन हो या भाई हो, उनके लिए रोजगार का व्यवस्था करे। ऑटो नहीं चलाएंगे। अगर रोजगार का व्यवस्था नहीं करते हैं तो रोजी रोटी चलाने के लिए, बच्चों को परवरिश करने के लिए इनको ऑटो चलाना मजबूरी होगा और ये ऑटो चलाएंगे। हम इनके साथ हैं। शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च के माध्यम से जिला प्रशासन और सरकार को चेताने आए हैं कि ये मनमाना कानून नहीं चलेगा टेम्पू चालकों पर। इसके लिए हम लोग पुरजोर इसका विरोध करते हैं। जो वो कानून लगाया है कि स्कूली ऑटो पर जो है स्कूल के बच्चे को ढोने से मना करने का वो लोग काम किया है। एडीजी जो यातायात ट्रैफिक है, उनके आदेश जो मनमाना ये आदेश है, उसके विरोध में हम लोग आज पैदल मार्च करने का आज हम लोगों ने काम किया है। और आगे हम लोग सरकार को, जिला प्रशासन को चेताने आए हैं, बताने आए हैं कि ये रोजगार की बात है। रोजगार छीनने का काम कीजिएगा, हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और आगे उग्र आंदोलन करने के हम लोग काम करेंगे। पूरे मुजफ्फरपुर जिला के साथ साथ पूरे बिहार का चक्का जाम करने का हम लोग काम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं जिला प्रशासन और बिहार सरकार के यातायात ट्रैफिक एडीजी साहब को कि आप पुनः विचार करें इस पर, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन की आपको रुख देखना आपको पड़ेगा और आपको ये झेलना पड़ेगा और आपका पुतला दहन करने का भी काम करेंगे हम लोग। यातायात डीजीपी साहब, आप जो है रोजगार छीनने की बात करते हैं। आपको पिछले महीने जब हम लोगों ने वहाँ पटना में जब बात किया तो
या ये जो परिवहन के जो मंत्री है शीला मंडल जी, 6 मार्च को उनका गाइडलाइन आया कि भाई ऑटो से जो है स्कूली बच्चा को ढोने का काम करेंगे, उसके लिए गाइडलाइन आया। ये 5-6 दिन पहले बताइए एडीजी साहब के द्वारा जो है आया कानून कि भाई टेम्पू से स्कूली बच्चा को ढोने का काम नहीं करेंगे। भाई क्या करेंगे? नहीं ढोएंगे तो क्या करेंगे? कब तक करेंगे आप लोग प्रदर्शन? हम लोग लगातार जब तक सरकार के कान में आवाज नहीं जाती है पुनः विचार नहीं करेंगे। हम लोग आंदोलन को रोकने वाले नहीं है। आज पैदल मार्च के माध्यम से हम लोग ये बताने आए हैं कि ये अभी ट्रेलर है, आगे फिल्म बाकी है। अरविंद कुमार मुकुल को तीसरी बार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाया गया। कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। तिलक मैदान रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल को दोबारा जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगारों के साथ स्वागत किया गया और उन्हें पुष्प गुच्छ और माला पहनाया गया। कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत में अपना जोश दिखाया। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि जिस तरह से पार्टी ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है, उस भरोसे को वह हमेशा जिंदा रखेंगे। उन्होंने अपने शीर्ष नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, बिहार के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू, सुशील पासी, शकील अहमद खान समेत सभी शीर्ष के नेताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ेगी तो हम 5 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे और सभी सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचेंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश और जज्बा बना हुआ है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा फिर पुनः हमको मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किए है। हम तमाम अपने शीर्षस्थ नेता, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम जी को, प्रभारी कृष्णा लावरू जी को, सुशील पासी जी जो हमारे सहायक प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, और विधायक दल के नेता शकील अहमद खान जी को, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी, तमाम शीर्षस्थ नेता को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं कि जो पार्टी हम पर विश्वास करके पुनः दोबारा हमको अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की है। हम पार्टी के मजबूती के लिए एकदम यहाँ खड़ा उतरेंगे। जिस भरोसा के साथ पार्टी हमको जिम्मेदारी दी है, निश्चित तौर पर पिछले बार एक विधायक और एक विधायक प्रत्याशी को हरा दिया गया जो कोर्ट में केस चल रहा है। 3 उम्मीदवार थे और इस बार हम 5 उम्मीदवार के लिए दावेदारी, गठबंधन में अगर चुनाव होती है तो 5 उम्मीदवार के लिए हम 11 में 5 उम्मीदवार के लिए हम दावेदारी करेंगे और 5 में हम 5 यहाँ से जिताकर भेजेंगे। और कांग्रेस पार्टी को, यह उत्तर बिहार की घोषित राजधानी है, यहाँ कांग्रेस पार्टी को काफ़ी मजबूत करेंगे। आने वाला समय में हम लोकसभा भी जीतेंगे, विधानसभा भी जीतेंगे और तमाम निगम पार्षद, जिला परिषद, पंचायती राज सब पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। मुजफ्फरपुर में कुछ डीलर थंब इम्प्रेशन लेकर बांट रहे हैं मृत आत्मा को राशन। मामला सामने आने के बाद कटघरे में है यमराज। कहते हैं कि मरने के बाद इंसान कुछ भी साथ लेकर नहीं जा सकता, लेकिन मुजफ्फरपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर जिंदा आदमी को भले ही राशन मिले न मिले, लेकिन मृत आत्मा को राशन जिले के डीलरों द्वारा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब मृतक के पुत्र ने डीलर से संपर्क किया और अपने पिता के बारे में जानकारी लिया तो डीलर ने बताया कि वे जिंदा हैं और बराबर मेरे यहाँ आधार कार्ड लेकर आते हैं और अपना अंगूठा लगाकर राशन ले जाते हैं। इस बात को सुनकर पुत्र की हालत काफी खराब है, क्योंकि जिस पिता का दाह संस्कार वह कर चुका है, उस पिता का फिर से जिंदा हो जाना यमराज को कटघरे में खड़ा करता है। पूरा मामला
मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी रोड सुंदर बाग के निवासी पेशे से सिविल इंजीनियर राहुल कुमार का है। राहुल कुमार का कहना है कि उनके पिता शंकर शाह की मृत्यु 16 जून 2023 को तथा उनकी मां की मृत्यु 19 जुलाई 2023 को हो चुकी है। बावजूद इसके उनके पिताजी और माताजी के नाम से राशन का उठाव बराबर हो रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, सिर्फ राशन कार्ड का नंबर है, जिस नंबर से जानकारी लेने पर मुझे पता चला कि मेरे पिताजी के नाम से कोई फर्जीवाड़ा कर राशन का उठाव कर रहा है। साथ ही साथ राशन का उठाव अलग अलग पीडीएस दुकानों से हो रहा है। जब मैंने इन सभी पीडीएस डीलरों से संपर्क किया तो इन सभी के द्वारा मुझे बताया गया कि आपके पिताजी बराबर आधार कार्ड लेकर आते हैं और अपना अंगूठा लगाकर राशन लेकर चले जाते हैं। पीड़ित राहुल कुमार ने कहा कि डीलर के द्वारा उनके नाम का भी राशन उठा लिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित राहुल कुमार ने मानव अधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग में 2 अलग अलग याचिका दायर की है। पूरे मामले को लेकर मानव अधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि यह पूरा मामला काफी पेचीदा है, इसकी निष्पक्ष जांच के लिए मानव अधिकार आयोग से शिकायत की गई है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द मामले में ठोस और सकारात्मक कार्रवाई होगी। मामला यह है कि मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कालीबाड़ी मोहल्ले के रहने वाले हैं श्री रोहित जी। इनके पिताजी का देहांत हो गया जून 2023 में ही। पिताजी के मृत्यु के बाद में इनको जानकारी मिला कि इनके परिवार के नाम पर कोई राशन वगैरह का कार्ड वगैरह भी था, लेकिन राशन कार्ड इन लोगों के पास में नहीं था। तो इन लोग ऐसे ही एक दिन ऑनलाइन लोग अपना चेक किया तो इनको मालूम चला कि इनके पिताजी जो कि 2023 में मर चुके हैं, वे हर महीने राशन का उठाव कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उसमें देखी गई है कि हर 2 महीना 3 महीना पर एक डीलर चेंज हो जा रहा है और उस बदल करके डीलर के यहाँ से जा करके ये जो है राशन का उठाव इनके बाबूजी कर रहे हैं। ये उत्सुकता वह से पहुंचे डीलर के पास, 3-4 डीलर के पास में गए और पूछे कि भाई हमारे पिताजी जब गुजर गए हुए हैं तो आपके यहाँ से राशन का उठाव हो कैसे रहा है। तो अब वो 4 डीलर कह रहा है कि आप 3 डीलर जो भी है वो सब कह रहा है कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पिताजी जिंदा हैं। हर एक महीने मेरे यहाँ आते हैं, हमारे दुकान पर अपना अंगूठा का निशान लगाते हैं और अपना आधार कार्ड लेकर के आते हैं, तब राशन लेकर के जाते हैं। भाई बात भी सही है, क्योंकि अंगूठा का निशान तो इनके पिताजी का ही लग रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये आदमी परेशान है। ये आदमी परेशान इसलिए है कि ये आदमी का कहना है कि इनके पिताजी का देहांत जब हुआ तो ये बजाबते हिंदू रीति रिवाज से 2023 में ही सिकंदरपुर मुक्ति धाम में उनका दाह संस्कार कर दिए। अभी पसम पस में आदमी पड़ा हुआ है कि हम अपने पिताजी का जब हम अपने हाथ से दाह संस्कार जब कर दिए तो फिर वो आदमी जिंदा कैसे हो गए। तो अभी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब हम लोग सुनते थे कि ऊपर में जब लोग जमलोक में जब जाता है तो ऊपर में कोई सामान नहीं जाता है, लेकिन हम मुजफ्फरपुर में देख रहे हैं कि यहाँ से राशन उठ करके डीलर सब वहां पर पहुंचा रहा है जमलोक में। तो ऐसे महान डीलर सब के विरुद्ध में कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग जो है ह्यूमन राइट कमीशन में गए हैं और हम लोग ये अपने पिताजी को ढूंढते ये हमारे पास में आए हैं। आप बोले हैं कि अब हमारे पिताजी को ढूंढने में मदद करिए, तो हम लोग इस मामले को लेकर के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में हम पहुंचे हैं। मुझे 2-3 महीने पहले जब मुझे जानकारी हुई कि राशन जो है वो बना हुआ है, तो मैंने अपना लोकल डीलर के पास गया, वहाँ मैंने थंब इंप्रेशन किया। उसमें मुझे ये जानकारी मिली कि मेरे पूरे फैमिली मेंबर का उसमें नाम ऐड है। जब मैं ये जानकारी लिया कि कब से राशन उठ रही है, तो वो कह रहे हैं कि आपका राशन कंटिन्यू उठ ही रहा है। मैंने पूछा कब से, तो काफी दिनों से उठ रहा है। मैंने बोला कौन उठा रहा है, तो वो कह रहे हैं आपके बाबूजी का इसमें दिख रहा है लगातार। जब उनसे मैंने बोला कि बाबूजी तो एक्सपायर किए 2023 में ही, तो बोले नहीं, 2024 के लगभग 10 महीने में वो आए हुए हैं और वो अपना थंब लगा के यहाँ से रिसीव भी किए हुए राशन, जिसमें 1 महीना ऐसा भी है जिसमें मेरा थंब भी लगा हुआ है और मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं हुई, ना ही मुझे राशन मिली है।
राशन कार्ड आपका बना हुआ है पहले से? जी पहले से बना हुआ है। वर्तमान में राशन का उठाव कौन करता है? जानकारी था? वर्तमान में इस बात की जानकारी के लिए मैंने फरवरी में मैं खुद उठाया हूँ, तो मुझे मालूम चला कि हाँ राशन सही में उठ रहा है। अभी तक आपने राशन दुकानदार को अपने पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा किया है? नहीं, मैंने लोकल में जहाँ मैंने जानकारी लिया वो मुझे जानकारी दिया, लेकिन ये उठ कहीं और से रहा है, मुजफ्फरपुर जिला में ही उठ रहा है। राशन कार्ड जो बना था कब बना था, कब का उसमें? पुराना है, उसमें मेरे दादी जी का नाम था पहले, उसके बाद मेरे बाबूजी के नाम पे आया वो। मतलब आप लोग को जानकारी नहीं था कि राशन कार्ड? नहीं, अब जाके जानकारी हुई है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम हुआ रोहित कुमार, मैं सिविल इंजीनियर हूँ प्राइवेट से, और मेरा घर हुआ कालीबाड़ी रोड सुंदरबाग गली नंबर 2 मालीघाट। पिताजी का नाम हुआ स्वर्गीय शंकर प्रसाद। उनकी मृत्यु हुई थी 2023 में 16 जून। खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।